वेलकम बैक एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल मोब अकेडमी। हमारा एम है स्टूडेंट्स की लर्निंग को बेटर करना और उनकी परफॉर्मेंस को एनहांस करना। मैं पूनम चौहान आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक और वीडियो जो कि रहने वाला है क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 संविधान क्यों और कैसे का पार्ट 3। मैं इस चैप्टर पे ऑलरेडी 2 पार्ट्स बना चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक प्रोवाइड कर दिया है, आप जाके वहाँ से मेरी पहली वीडियोस देख सकते हैं। आज के अपनी इस वीडियो में हम चैप्टर 1 के संविधान क्यों और कैसे के बचे हुए टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एंड में लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि हमारा ये चैप्टर 1 है पॉलिटिकल साइंस का संविधान क्यों और कैसे। अब तक की अपनी वीडियोस जो मैंने 2 वीडियोस बनाई हैं उसमें मैं बता चुकी हूँ कि संविधान क्या है, संविधान की परिभाषा हमने डिस्कस की थी, हमने संविधान का इतिहास देखा था क्या था, संविधान की आवश्यकता क्यों है और संविधान के कार्य को अभी तक हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। अपनी सेकेंड वीडियो में हमने बात की थी मौलिक अधिकार और संविधान की जो सिद्धांत थे, किन सिद्धांतों पर संविधान बना था, वो सब हमने सेकंड वीडियो में डिस्कस किया था। आज की अपनी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मौलिक अधिकार क्या है और मौलिक कर्तव्य क्या हैं, क्योंकि अपनी सेकंड वीडियो में मैंने सिर्फ और सिर्फ मौलिक अधिकारों के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था। तो हम पूरी तरीके से इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि मौलिक अधिकार क्या है, मौलिक अधिकार कितने हैं भारतीय नागरिकों के पास, मौलिक कर्तव्य क्या होते हैं। इसके साथ साथ हम देखेंगे कि नीति निर्देशक तत्व क्या है और लास्ट जो हमारा सब टॉपिक है वो है संवैधानिक संशोधन क्या है। हम ये 3 टॉपिक्स को अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि जो 2020 में जो अपडेटेड सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैंने अपनी ये वीडियो प्रिपेयर की है। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। और अगर आपको एंड में वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो आइए अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य क्या हैं। सबसे पहले हम मौलिक अधिकार की परिभाषा जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हमने देखा था कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में कितने दिए हुए हैं, 6 मौलिक अधिकार दिए हुए हैं। ये चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज मैं आपको डायरेक्ट वो जो 6 मौलिक अधिकार हैं उनको बताऊँगी कि क्या क्या भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार, जो 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं वो मौलिक अधिकार क्या हैं। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि अधिकार क्या होते हैं, अधिकार होते हैं हमारे हक। मौलिक अधिकारों की अगर हमने बात की थी तो हमने देखा था कि भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार दिए हुए हैं। मौलिक अधिकारों का इतिहास हमने देखा था कि हमारे जो नेता थे भारतीय संविधान में, जो नेता जो थे वो स्वतंत्रता संग्राम से ही इस बात को लेकर बहुत ही ज़्यादा अवेयर थे कि भारत जब आज़ाद होगा तो भारत के नागरिकों के पास मौलिक अधिकार होने चाहिए। इसीलिए वो ब्रिटिश शासन से उस समय ही मौलिक अधिकारों की क्या करने लगे थे, डिमांड करने लगे थे। तो देखते हैं 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हमारे भारतीय संविधान में दिए हुए हैं। पहला है समता या समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 5वां अल्पसंख्यक समूहों के लोगों के सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, 6th जो हमारा अधिकार है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो ये मौलिक अधिकार जो कि सीक्वेंस में लिखे हुए हैं, आप वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अधिकार पर एक क्वेश्चन रहने ही वाला है इस चैप्टर से। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। अब जो नेक्स्ट हम बात करेंगे, हम इन मौलिक अधिकारों में क्या क्या चीज़ें आती हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं आगे की क्या चीज़ें हैं। तो जैसा कि यहाँ पे मैंने लिखा है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार जो है इसका स्रोत जो है अमेरिका से है। अमेरिका से क्या लिया गया है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को लिया गया है। संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है।
और ये अनुच्छेद 14 से लेकर 32 तक दिए हुए हैं संविधान में। तो यहाँ पे मैंने लिस्ट बनाई है। जो पहला मौलिक अधिकार है हमारा समता का अधिकार यानी समानता का अधिकार जो है, इसके अनुसार क्या है कि कानून के समक्ष समानता है और कानून के समान समानता है। कहने का अर्थ ये है कि किसी भी तरीके से जो भारत के नागरिक हैं उनके साथ किसी तरीके से धर्म, जाति, लिंग के आधार पर किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं होगा। रोजगार में सभी को समान अवसर दिए जाएंगे। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि कानून के समक्ष समानता क्या है और कानून के समान समानता क्या है, इस अर्थ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहला जो है कानून के समक्ष समानता से अर्थ है कि कानून के सामने सभी लोग क्या है, इक्वल है। कोई अमीर गरीब नहीं है, किसी तरीके का लिंग के आधार पर किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। दूसरी चीज़ जो ये है कानून के समान समानता का मतलब भारत में जितने भी नागरिक हैं अगर उन्होंने कुछ गलती की है तो उन पर समान कानून लागू होगा। क्लियर? मतलब कानून के समक्ष समानता मीन्स कानून की नज़रों में सब कोई समान है। सब पर जो भारत के नागरिक हैं उन पर समान रूप से क्या की जाएगी, समानता को लगाया जाएगा। सारे कानून उनके लिए लगाए जाएंगे एक ही तरीके से। हमारा जो दूसरा अधिकार है वो है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का मतलब होता है किसी तरीके की आज़ादी। तो यहाँ हम देखेंगे कि हमारे भारतीय संविधान के अनुसार हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, मीन्स अपने विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता है। हमें शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने एवं सभा करने की स्वतंत्रता है, मीन्स अगर हमें किसी चीज़ के लिए किसी तरीके की सभा करनी है तो वो हम शांतिपूर्ण ढंग से एक जगह इकट्ठा होकर किसी भी तरीके की सभा कर सकते हैं। भारत में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता है हमें, और किसी भी पेशा या व्यापार को चुनने की क्या दी गई है, हमें भारतीय संविधान में स्वतंत्रता दी गई है। तीसरा जो अधिकार है वो है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार। इस पर बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाई गई है, बाल शोषण पर रोक लगाई गई है। मतलब 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे जोखिम वाले कार्य नहीं कर सकते, यानी कारखाने जैसे बोला जाता है कि फैक्ट्रीज़ वगैरह में 14 साल से कम उम्र के बच्चे कार्य नहीं कर सकते। तो अभी तक हमने अपने 3 अधिकार देखे, अब हम देखेंगे हमारा 4th अधिकार कौन सा है। तो भारतीय संविधान में हमारा जो चौथा मौलिक अधिकार है वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। मीन्स हमें किसी भी धर्म को मानने की क्या है, आज़ादी है। हम किसी भी तरीके के धर्म को मान सकते हैं और उस धर्म की आस्था और प्रार्थना करने की हमें क्या मिली हुई है, आज़ादी मिली हुई है। अपना 5th अधिकार देखते हैं हम अब क्या है। हमारा 5वां मौलिक अधिकार है अल्पसंख्यक समूहों के लोगों के सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ ये है कि अल्पसंख्यक जो शब्द है उसका मतलब क्या है। अल्पसंख्यक का मतलब होता है वो समुदाय या समूह जिनकी संख्या क्या है, बहुत कम है। तो ऐसे समूहों की सुरक्षा के लिए क्या किया गया है संविधान में लिखा है कि अल्पसंख्यकों को भाषा और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार दिया गया है। मीन्स वो अपनी भाषा और संस्कृति को क्या कर सके, बचा सके। इसके लिए मौलिक अधिकार में इनको क्या दिया गया है, हिस्सा दिया गया है। उसके साथ साथ अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित करने का भी अधिकार दिया गया है। अल्पसंख्यक अपनी सांस्कृतिक और भाषा को जिस तरीके से संरक्षण यानी सुरक्षित कर सकते हैं उसके लिए उन्हें क्या किया गया है, शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार दिया गया है कि वो अपनी भाषा को प्रमोट करने के लिए या अपनी संस्कृति को प्रमोट करने के लिए क्या कर सकते हैं, शिक्षा संस्थाएं खोल सकते हैं। 6th जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें बोला गया है कि मौलिक अधिकारों को संरक्षण के लिए इसे बनाया गया है। अगर आपके किसी भी 5 मौलिक अधिकारों का हनन किया जाता है तो आप 6th मौलिक अधिकार यानी संवैधानिक उपचारों के अधिकार को प्रयोग करके कहाँ जा सकते हैं, न्यायालय में जा सकते हैं। मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार है। अगर आपके मौलिक अधिकारों को कोई हनन करता है या आपके अधिकार को किसी भी तरीके से कोई नुकसान पहुंचाता है तो आप संवैधानिक उपचारों के अधिकार का प्रयोग करके न्यायालय में जाकर अपनी बात को रख सकते हैं सबके सामने। तो ये थे हमारे भारतीय संविधान में जो 6 मौलिक अधिकार थे, उनको मैंने यहाँ बताया है। पहले हमारे 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे, पर 7th मौलिक अधिकार को हटा दिया गया था।
जो था संपत्ति का अधिकार। अब आगे हम बात करेंगे कि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है मौलिक कर्तव्य क्या होता है। जब हम अधिकारों की बात करते हैं तो अधिकारों के साथ साथ ही हमारे कर्तव्य भी आते हैं। तो अब हम देखते हैं कि मौलिक कर्तव्य क्या है। तो यहाँ हम सबसे पहले मौलिक कर्तव्य के अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से हमने मौलिक अधिकारों को समझा था कि मौलिक अधिकार यानी अधिकार का क्या अर्थ होता है, हमारे हक, उसी तरीके से मौलिक कर्तव्यों का मतलब होता है हमारी जिम्मेदारी। जिम्मेदारी किसके प्रति? देश के प्रति। या हम कह सकते हैं कि एक मनुष्य होने पर भी हमारे पास जो अधिकार होते हैं उसके साथ साथ हमारी कुछ जिम्मेदारियां भी आती हैं। क्लियर? तो यहाँ कहने का अर्थ सिंपल सा ये है कि अगर हम किसी देश के नागरिक हैं तो उस देश के नागरिक के प्रति हमारे कुछ अधिकार तो मिलते ही हमें, पर हमारे अधिकारों के साथ साथ हमें अपने कर्तव्यों को भी क्या करना चाहिए? पालन करना चाहिए। यहाँ पर एक सिंपल सा एग्जाम्पल अगर मैं दूँ तो अगर हम किसी स्कूल में पढ़ते हैं, पढ़ना हमारा क्या है? मौलिक अधिकार है। पर अब हम उस स्कूल में जाकर अपनी बात रख सकते हैं कि हमारे वहाँ पर एजुकेशन सिस्टम सही तरीके से काम नहीं कर रहा, या हम प्रिंसिपल को कंप्लेन करते हैं कि हमें शिक्षा का अधिकार है पर हमें सही तरीके से शिक्षा नहीं मिल रही। ये चीज़ जब हम बोलते हैं तो उन चीज़ों को वहाँ के जो प्रिंसिपल होते हैं बात को सुनते हैं। हमारे यानी अधिकार है अपनी बातों को रखने का। बट उसी के साथ साथ जब हम किसी स्कूल में पढ़ते हैं तो हमारा कर्तव्य भी बनता है कि उस स्कूल के रूल्स और रेगुलेशन को हम क्या करें? फॉलो करें। सिर्फ अपने अधिकारों की बात ना करें बल्कि अधिकारों के साथ साथ हम अपने कर्तव्यों को भी क्या करें? निभाएं अच्छे तरीके से। तो हम देखेंगे आगे कि भारतीय संविधान में किस तरीके के मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख कहाँ किया गया है और कितने मौलिक कर्तव्य हैं। सबसे पहली बात यहाँ की 42वें संशोधन अधिनियम जो कि 1976 में हुआ था, उसमें भाग 4 में मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे। मीन्स 42वां संशोधन किया गया 1976 में। उसके अनुसार भाग 4 में मौलिक कर्तव्यों को क्या कर दिया गया? शामिल कर दिया गया। वर्तमान समय में अगर हम बात करें तो 51A में हमारे संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य दिए हुए हैं। अब ये मौलिक कर्तव्य 11 किस तरीके से हैं उसके मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी। तो हमारे मौलिक कर्तव्य हमने देखा वर्तमान समय में 51A में दिए हुए हैं, 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अगर मौलिक कर्तव्यों का स्रोत देखें हम कि ये किस देश से लिया गया है, तो मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य में क्या क्या चीज़ें आती हैं? सबसे पहली चीज़ देश की संप्रभुता व अखंडता की रक्षा करना। जैसे यहाँ पे बोला जाता है, हमने सुना है, हमें बोला जाता है कि आपको देश के झंडे का सम्मान करना चाहिए, राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए। ये हमारा कर्तव्य है अपने देश के प्रति। सेकंड चीज़ संविधान का पालन करना चाहिए, उसमें जो नियम और कानून लिखे हैं उसका पालन करना चाहिए। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि हम जिस स्कूल में पढ़ते हैं अगर वहाँ पे हमें क्लासेस सही तरीके से नहीं मिल रही, हमारे टीचर सही नहीं पढ़ा रहे हैं, तो हमारा अधिकार है कि हम जाके प्रिंसिपल को क्या करें? कंप्लेन करें। पर हमारा ये कर्तव्य भी बनता है कि हम अपने टीचर्स की थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट करें और उनकी बात को क्या करें? सुने, ताकि क्या हो सके? चीज़ें सही ढंग से चल सके। फिर जो थर्ड है वो है देश की रक्षा करना, फिर सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें आदि। ये सारे हमारे मौलिक कर्तव्य हैं जो भारतीय संविधान में दिए हुए हैं। अभी तक हमने क्या डिस्कस किया? हमने डिस्कस किया कि मौलिक अधिकार क्या हैं और मौलिक कर्तव्य क्या होते हैं। अभी तक हमने नागरिकों के बारे में बात की थी। अब हम देखेंगे नीति निर्देशक तत्व। इसमें हम बात करेंगे कि राज्य के क्या कर्तव्य हैं और उन्हें किस तरीके से पालन किया जाता है उसका। तो यहाँ हमारा जो नेक्स्ट सब टॉपिक है वो ये है नीति निर्देशक तत्व क्या है। नीति निर्देशक तत्व को जानने से पहले हम देखेंगे थोड़े इतिहास कि भारत को चुनौती का सामना करना पड़ेगा आज़ादी के बाद, ऐसा सब लोग मान रहे थे। या वो समस्याएं कौन कौन सी थी? समस्याएं थी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर अलग अलग समस्याएं भारत के सामने आ खड़ी हुई थी। तो इन्हीं समस्याओं को सुलझाने के लिए नीति निर्देशक तत्वों को क्या किया गया? बनाया गया। हमें पता है जब भारत आज़ाद हुआ था तो भारत के सामने बहुत सारी आर्थिक, राजनीतिक चुनौतियाँ थीं और इन्हीं चुनौतियों को सुलझाने के लिए क्या किया गया था? नीति निर्देशक तत्व बनाए गए थे।
नीति निर्देशक तत्व बनाए गए थे किसके लिए? राज्य के लिए। पर सरकार को इन नीतियों को ना मानने पर न्यायालय में जाकर इन्हें लागू करवाने की मांग नहीं की जा सकती। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि नीति निर्देशक तत्व हैं वो राज्य के लिए बनाए गए थे, यानी सरकार के लिए बनाए गए थे। पर जिस तरीके से हम मौलिक अधिकार का हनन होने पर न्यायालय में जाकर क्या कर सकते हैं? कंप्लेन कर सकते हैं या उसे लागू करवाने की मांग कर सकते हैं। यहाँ पर अगर सरकार इन नीतियों को नहीं मानती, नीति निर्देशक तत्वों को नहीं मानती, तो हम इसे लागू करवाने की मांग नहीं कर सकते। तो भारतीय संविधान का जो नीति निर्देशक तत्वों का स्रोत है वो आयरलैंड है। मीन्स आयरलैंड से हमने नीति निर्देशक तत्वों को क्या किया है? लिया है। अब हम देखते हैं कि नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है। नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य सबसे पहला ये है लोगों का कल्याण, यानी समाज का कल्याण करना या भारत के नागरिकों का क्या करना? नीतियाँ बना के कल्याण करना। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर को ऊंचा उठाना, क्योंकि भारत के सामने यही सारी समस्याएं थी आज़ादी के बाद। तो यही मुद्दा रखा गया था कि नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्तर को क्या किया जाएगा? ऊंचा उठाया जाएगा। और संसाधन जो भी होंगे उनका क्या किया जाएगा? समान वितरण किया जाएगा। तो ये नीति निर्देशक तत्व के क्या हैं? उद्देश्य हैं। क्लियर? अभी तक हमने देखा कि नीति निर्देशक तत्व भारत के सामने जो चुनौतियां थी उन चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए उन समस्याओं को सुलझाने के लिए नीति निर्देशक तत्वों को बनाया गया था। नीति निर्देशक तत्व का मुख्य उद्देश्य क्या था? लोगों का कल्याण करना। लोगों का कल्याण मतलब सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर को ऊंचा उठाना था और संसाधनों का समान वितरण करना था। ये इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नीति निर्देशक तत्व का स्रोत क्या है। तो नीति निर्देशक तत्व का जो स्रोत है भारत ने जो लिया है वो आयरलैंड से लिया है। नेक्स्ट हमारा जो सब टॉपिक है एंड वाला वो है संवैधानिक संशोधन। संवैधानिक संशोधन का मतलब क्या होता है? संविधान में संशोधन करना। अब हम देखते हैं कि संवैधानिक संशोधन एक्चुअली है क्या। संवैधानिक संशोधन संविधान के भाग 20 में संशोधन से संबंधित है। सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि संवैधानिक संशोधन का अर्थ क्या है। संवैधानिक संशोधन का सिंपल सा अर्थ है संविधान में परिवर्तन करना। संशोधन का अर्थ होता है परिवर्तन करना। भारतीय संविधान के भाग 20 में संशोधन से संबंधित चीज़ें उल्लेखित हैं। इसमें भारत के संविधान के अनुसार संसद के प्रत्येक सदन लोकसभा व राज्यसभा से बहुमत प्राप्त के बाद किया जाता है। अब हमने संवैधानिक संशोधन की जो प्रक्रिया है पूरी, किस तरीके से कोई बिल आता है वो लोकसभा और राज्यसभा में बहुमत से क्या होता है? पास होता है। उसके बाद जाकर कुछ संविधान में संशोधन होता है। ये एक पूरी प्रक्रिया है जो आप अब हमारे जो नेक्स्ट चैप्टर हैं उनमें पढ़ेंगे। तो यहाँ केवल इतना ही समझिए कि संवैधानिक संशोधन आखिर होता क्या है। संवैधानिक संशोधन का अर्थ सिंपल सा है कि संविधान में संशोधन करना। हमें पता है कि भारतीय संविधान ना तो कठोर है ना ही इतना लचीला है कि उसमें आसानी से परिवर्तन किया जा सके या परिवर्तन ना किया जा सके। कहने का अर्थ है कि भारतीय संविधान में परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन क्या किए जा सकते हैं। मीन्स अगर भारत में किसी तरीके की भारतीय संविधान में किसी तरीके के संशोधन की ज़रूरत है तो संवैधानिक संशोधन को क्या किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, इस बात पे संसद में बात रखी जाती है। संसद में लोकसभा व राज्यसभा जो है बहुमत प्राप्त के बाद क्या होता है? किसी भी तरीके से संवैधानिक संशोधन को किया जाता है। अब तक जो है 100 से ज़्यादा परिवर्तन हो चुके हैं। यानी संवैधानिक संशोधन का अर्थ अगर हम देखें, संविधान में परिवर्तन करना है, परिस्थितियों के अनुसार जो बदलती परिस्थितियों की डिमांड है उसके अनुसार संविधान में परिवर्तन किए जाते हैं। तो यहाँ होता है हमारा ये भी टॉपिक एंड। अब तक हमने इस पूरे चैप्टर में संविधान की परिभाषा देखी। हमने देखा कि भारतीय संविधान का स्वरूप क्या था, सिद्धांत किन किन सिद्धांतों पर आधारित था। हमने मौलिक अधिकार देखे, मौलिक कर्तव्य देखे, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात की और संवैधानिक संशोधन की बात की। तो अकॉर्डिंग टू 2020 सिलेबस हमारा पहला चैप्टर होता है पूरी तरीके से फिनिश। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है
तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना ताकि आपको मेरी अपकमिंग वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।